गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, कल हम लोगों ने मौर्योत्तर काल किया था। मौर्यों के बाद भारत में कौन कौन से वंश थे और पोस्ट मॉडर्न पीरियड। हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो मौर्य साम्राज्य था, जो मौर्य एम्पायर था, वो सेंट्रलाइज्ड था, केंद्रीकृत शासन था। लेकिन मौर्यों के बाद में भारत में डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। राजनीतिक एकता खत्म हो जाती है, खंडित हो जाती है। इस टाइम को मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से रिवीजन करते हैं। इस काल में मगध सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में ब्राह्मण साम्राज्य, हम लोगों ने बताया था कि जो मौर्य थे वो बौद्ध थे, और उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में बौद्ध और जैन धर्म स्थापित हुआ था। लेकिन बौद्ध और जैन धर्म की कुछ कमियां रहीं, जिनके कारण पुनः फिर से ब्राह्मण धर्म स्थापित हो जाता है। कमियां ये थी कि बौद्ध और जैन धर्म जो है वो अति अहिंसक था, यानी कि नॉन वायलेंस को इतना ज्यादा मानता था कि उसने सेना भी निष्क्रिय कर दी थी, यानी कि सेना का कोई बड़ा रोल नहीं रह गया था। इस वजह से जब सेना किसी साम्राज्य की निष्क्रिय हो जाती है तो साम्राज्य टूटने का डर रहता है। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि मौर्य शासक, जो अंतिम मौर्य शासक है बृहद्रथ, उसकी हत्या उसकी ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई और एक नए वंश की स्थापना की गई जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। और शुंग वंश क्या है? ब्राह्मण वंश है। ठीक है। और जब सेंट्रल सेंट्रलाइज्ड प्रशासन का जो मजबूती है वो कमजोर होती है, तो प्रांतों में लोग अपने आप को स्वतंत्र करना स्टार्ट कर देते हैं। यही कारण है कि मौर्यों के बाद में भारत में डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए, पुष्यमित्र शुंग, ये कौन था? ये अंतिम मौर्य शासक जो बृहद्रथ था उसका सेनापति था। इसने क्या किया? इसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की जो है हत्या कर दी और मौर्य शुंग वंश की स्थापना की। कालिदास के माल विकाग्निमित्र, देखिए कालिदास का एक ग्रंथ है माल विकाग्निमित्रम में पुष्यमित्र शुंग को कश्यप गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग को कश्यप गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। इतिहासकार तारानाथ और पाणिनि भी उसके ब्राह्मण होने की पुष्टि करता है। कहने का मतलब है तमाम ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। पाटलिपुत्र से दूर होने के कारण मगध के एक प्रांत अवंती पर नियंत्रण करने में कठिनाई के कारण पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त एक नई राजधानी विदिशा बनाई, क्योंकि उसको अवंती पर कब्जा करना था। पुष्यमित्र शुंग ने एक सैन्य क्रांति द्वारा सत्ता हथियाने के समय तथा अपने अंतिम दिनों में 2 अश्वमेध यज्ञ किए। ये सवाल पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा कितने अश्वमेध यज्ञ किए या अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध घोड़े को सिंधु नदी के तट पर यवनों द्वारा पकड़ लिए जाने के कारण, जनरली अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, साम्राज्य विस्तार के लिए राजा अपना घोड़ा छोड़ता था और इस घोड़े को अगर कोई राजा रोकता था तो उससे युद्ध होता था। अश्वमेध के घोड़े को सिंधु नदी के तट पर यवनों द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़ लिए जाने के कारण पुष्यमित्र शुंग के नाती वसुमित्र के नेतृत्व में शुंग सेना ने यूनानियों को परास्त किया। पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य विस्तार के तहत विदर्भ को जीता। विदर्भ वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। सॉरी, विदर्भ जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र है।
कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में विदर्भ की राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र जो पुष्यमित्र सुंग का बेटा है के प्रेम संबंध और सुंग द्वारा विदर्भ की जीत का विवरण मिलता है। कहने का मतलब इसने विदर्भ जीता था और इसके बेटे अग्निमित्र और वहां की राजकुमारी विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम गाथा है और इसी पर आधारित है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। बौद्ध साहित्य दिव्यावदान में पुष्यमित्र को बौद्धों पर अत्याचार करने वाला बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी बौद्ध साहित्य हैं, अधिकांश बौद्ध साहित्यों ने पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी बताया है। बौद्ध धर्म का विरोधी बताने का कारण यह है कि बौद्ध धर्म के मानने वाले शासकों को पराजित करके उसने साम्राज्य अपना स्थापित किया था। तो इस वजह से पुष्यमित्र बौद्ध जो साहित्य है वो पुष्यमित्र शुंग को बताते हैं कि उस जो है वो बौद्ध धर्म का विरोधी था, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने भारहुत और सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया था। सांची और भारहुत का जो स्तूप है उनकी रेलिंग टूट गई थी, वो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई थी। बौद्ध साहित्य तो यह भी कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा बनवाए गए वो बौद्ध विहारों को तुड़वा दिया था या स्तूपों को तुड़वा दिया था, ऐसा लेकिन है नहीं, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ सिर्फ बौद्ध धर्म का विरोधी होने के कारण ऐसा लिखते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव द्वारा कर दी गई। इसी के साथ ही इस वंश का शासन समाप्त हो गया। शुंग काल में भागवत संप्रदाय का पुनरुत्थान हुआ। इस काल में हिंदुओं के देवमंडल में वासुदेव कृष्ण की प्रधानता स्थापित हुई। इस काल में ब्राह्मण धर्म भागवत धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी काल में पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक महाभाष्य नामक एक टीका लिखी थी। कहने का मतलब है पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसी पर जो है महाभाष्य लिखा गया, किसके द्वारा? पतंजलि द्वारा। वैदिक धर्मशास्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ मनुस्मृति की रचना भी इसी काल में की गई। विदिशा के शिल्पियों ने इसी काल में सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया। इसके बाद छोटे छोटे इनके बाद बहुत छोटे छोटे वंश आते हैं और इसमें एक वंश है कर्ण वंश। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा की जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक नहीं रहता है। इसके कार्यकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार मात्र बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश तक सीमित रह गया। कर्ण वंश ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना में भारी योगदान देता है। ठीक इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सिमुक द्वारा की गई और सिमुक एक नए वंश की स्थापना करता है। वो वंश है सातवाहन वंश। दक्कन में महाराष्ट्र में 27 ईसा पूर्व में सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। कल हम लोगों ने सातवाहन वंश के बारे में बात की थी कि जो सातवाहन वंश है वो भारत का एक पहला ऐसा वंश है जो मात्र सत्तात्मक वंश है और यहाँ पर जो है शासकों के पहले महिलाओं के नाम लिखे जाते हैं और ये पहला वंश है जिसने भारत में पुटीन और शीशे के सिक्के भी चलाए थे और ये पहला वंश है जिसने भारत में भूमि अनुदान देना प्रारंभ किया था। तो इसके संस्थापक कौन है? सिमुक है। यह राज्य अत्यंत शक्तिशाली था और उसे आंध्र भी कहा जाता था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन आधुनिक आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। इस वंश का संस्थापक सिमुक ने 12 साल तक शासन किया। इस वंश के जो शासक हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी है, यज्ञश्री सातकर्णी है, इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं और ये इनके नाम ही ऐसे दिखाते हैं, नाम से ही पता चलता है कि ये जो शासक हैं ये मात्र सत्तात्मक है। तो भारत में एकमात्र राजवंश है जो मात्र सत्तात्मक राजवंश है। एकमात्र राजवंश है जो मात्र सत्तात्मक राजवंश है और ये है सातवाहन वंश।
गौतमी पुत्र सातकर्णी को पश्चिम का स्वामी कहा गया है। गौतमी पुत्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 1 राजसू यज्ञ किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष नासिक में एक गुफा तपस्वियों को प्रदान करी थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने 24वें वर्ष ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया था। ध्यान दीजिएगा, भूमि अनुदान देना पहली बार किसके द्वारा, किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? सातवाहनों के द्वारा शुरू किया गया। सातवाहन समाज मातृ सत्तात्मक था। उनकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। हम लोगों ने बताया था कि प्राकृत भाषा है वो किस धर्म के ग्रंथों, जो कौन से धर्म ग्रंथ लिखे गए थे? जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो प्राकृत या संस्कृत भाषा में। लेकिन बौद्ध वाले क्या है? बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली और संस्कृत। ठीक। प्रसिद्ध इतिहासकार हाल, कल हम लोगों ने बताया था कि हाल एक शासक है और गुणाढ़ ये इसी वंश का एक शासक है। हाल ने एक किताब लिखी थी गाथा सप्तशती, और गुणाढ़ भी एक जो है लेखक है। इसने बृहत कथा नामक एक ग्रंथ लिखा था। तो ये आपके बुक में भी पूछा जा सकता है। हाल की पुस्तक है गाथा सप्तशती और गुणाढ़ की पुस्तक है बृहत कथा। ये इसी वंश के शासकों द्वारा लिखा गया। देखिए, सातवाहन शासकों ने सीसा, चांदी, तांबा, पुटीन के सिक्के चलाए। सीसा और पुटीन के सिक्के चलाने वाला एकमात्र राजवंश भारत में है, ये पूछा जाता है। कारले का चैत्य, अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास, इस क्षेत्र में इस वंश का महत्वपूर्ण योगदान है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी वल्लसी के नासिक अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि उसके पुत्र के घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। 3 समुद्रों का पानी पीने का मतलब है, ये भारत है, इधर का, इधर का, इधर का, इसका मतलब इनका क्षेत्र विस्तार की बात करते हैं। कहने का मतलब है नासिक अभिलेख से इनके साम्राज्य विस्तार का उल्लेख मिलता है। गुणाढ़ के द्वारा लिखी गई बृहत कथा के बाद संस्कृत भाषा में कथा सरित सागर और कथा कोश नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की भी रचना हुई। इसके बाद छोटा सा वंश आता है वाकाटक वंश। सातवाहनों के पतन और 6ठी शताब्दी के मध्य में चालुक्यों के उदय होने तक दक्षिण में वाकाटक एक राजवंश का उदय होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण इस वजह से नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सा वाकाटक शक्ति के संस्थापक, इसका संस्थापक है इस वंश का विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति को विष्णु वृद्धि गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। वाकाटक शासन 3वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ और 5वीं शताब्दी में तक चला। पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उसके कार्यकाल में वाकाटक साम्राज्य बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक विस्तृत था। वाकाटक शासक साहित्य और कला के प्रेमी से। प्रवरसेन एक शासक है जिसने एक पुस्तक लिखी थी सेतुबंध। प्रवरसेन की एक पुस्तक थी सेतुबंध। हिंद यूनानी सिक्कों के संपर्क होने से पूर्व भारतीय आहत मुद्राएं प्रयोग में चलती थी। उन पर मुद्रालेख नहीं होता था। यवनों द्वारा ऐसे सिक्के प्रचलित किए गए जिन पर एक ओर राजाओं की आकृति और दूसरी ओर देवताओं की मूर्ति या चिन्ह उत्कीर्त किए गए। इस पद्धति को भारतीय शासकों ने अपनाया और भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले इंडो ग्रीक ही थे। आपसे सवाल पूछा जाएगा, भारत में पहली बार सिक्के, सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो इंडो ग्रीक ने। और अगर आपसे पूछते हैं भारत के प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे आहत सिक्के भारत के, या इन्हें बोला जाता था पंचमार्क कॉइन, पंचमार्क सिक्के। इंडो ग्रीक के बारे में देखें। इंडो ग्रीक हिंद यूनानी कौन है, इनका क्या रोल है? सिकंदर अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य छोड़ गया था जिसे मैसेडोनिया, सीरिया, बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफगानिस्तान, पश्चिमोत्तर भारत के कुछ प्रदेश शामिल थे। इस साम्राज्य का काफी बड़ा भाग सेल्यूकस के अधीन था। सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 250 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोटस और पर्सिया के गवर्नर ओरेक्सान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये मध्य एशिया का बात है। डियोडोटस के वंश के एक शासक डेमेट्रियस ने 183
ईसा पूर्व में मौर्योत्तर काल का प्रथम यूनानी आक्रमण है, यानी कि भारत में पहला इंडो ग्रीक आक्रमण कौन करता है? ड्रेमेटियस फर्स्ट। इसे दारा प्रथम कहा जाता है, इसे दारा फर्स्ट कहा जाता है। ड्रेमेटियस ने पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जीता और साकल को अपनी राजधानी बनाई। साकल वर्तमान में सियालकोट है, ये पंजाब का सियालकोट है। किंतु ड्रेमेटियस जिस वक्त भारत में व्यस्त था, स्वयं बैक्ट्रिया के यूक्रेटाइड्स के नेतृत्व में विद्रोह हो गया और उसे बैक्ट्रिया से हाथ धोना पड़ा। उसका शासन पूर्वी पंजाब और सिंध में ही रह गया। यूक्रेटाइड्स भी भारत की ओर बढ़ा कि कुछ भागों को जीतकर उसने तक्षशिला को राजधानी बनाया। इस प्रकार भारत में यवन साम्राज्य अब दो कुलों में, ड्रेमेटियस और यूक्रेटाइड्स में बट गया। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक मिनांडर है, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जो है फेमस है। अभी आप पढ़ेंगे मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में जो है ये बौद्ध धर्म, बौद्ध नागसेन से, बौद्ध भिक्षु जो है नागसेन से क्या करता है? ये वार्तालाप करता है और बौद्ध धर्म से प्रभावित हो जाता है और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ये किताब हमने बताई थी आपको। और ये किताब क्या है? बंदरगाहों के बारे में जानकारी देती है, भारतीय प्राचीन बंदरगाहों की और व्यापार का उल्लेख करती है, लेकिन इस पुस्तक का कोई लेखक नहीं पता चलता है। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के अनुसार मिनांडर के सिक्के भड़ौच के बाजार में प्रचलित थे। भड़ौच क्या है? ये महाराष्ट्र का एक बंदरगाह है। तो ये इस किताब से पता चलता है कि मिनांडर के सिक्के उस समय भड़ौच में चला करते थे। इसके अलावा काबुल से मथुरा बुंदेलखंड तक मिनांडर के सिक्के चलते थे। इसका मतलब सिक्के कहां चलेंगे? जहां उसका साम्राज्य होगा। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो के अनुसार मिनांडर ने भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। हमने अभी बताया कि बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया था, नागसेन से उसने वार्तालाप करी तो उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। मिनांडर की राजधानी साकल शिक्षा का केंद्र थी। साकल मतलब वही सियालकोट। वैभव और अवसर में पाटलिपुत्र के समानता रखती थी। यूनानियों के शासन का अंत शकों द्वारा किया गया। गार्गी संहिता के अनुसार ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। भारत यूनान का ऋणी है। भारतीयों ने यूनानियों से कैलेंडर प्राप्त किया। तक्षशिला के यवन राजा एंटियोलकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस, कल हम लोगों ने चर्चा करी थी कि हेलियोडोरस जो है यूनानी शासक का दूत था। उसने भारत में जो है विष्णु भगवान के स्मृति में एक गरुण स्तंभ स्थापित कराया था। हेलियोडोरस जो भागवत धर्म का अनुयायी था। देवों के देव वासुदेव अर्थात विष्णु के अवतार कृष्ण का वेशनगर विदिशा में एक गरुण स्तंभ स्थापित करवाया था। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। यवन शासक एंटियोलकिड्स का दूत हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुण स्तंभ स्थापित करवाया था, यानी कि विष्णु भगवान में आस्था जाहिर की थी। हिंद यूनानियों ने उत्तर पश्चिम में यूनान की प्राचीन कला हेलेनिस्टिक आर्ट का खूब प्रचलन किया। भारत में गंधार कला शैली पर उपरोक्त स्पष्ट छाप देखी जा सकती। कल हमने बताया था जो भारत में मूर्ति कला शैली है, मूर्ति कला शैली है, वो भारत में कब डेवलप हुई? भारत में मूर्ति कला शैली कुषाणों के समय। कुषाण शासकों ने भारत में मूर्ति कला शैली का विकास किया। और मूर्ति कला शैली कितने प्रकार की थी? दो प्रकार थी। एक है गांधार मूर्ति कला शैली और एक है मथुरा मूर्ति कला शैली। गांधार मूर्ति कला शैली यूनानी प्रभाव पर आधारित है और ये भारतीय शैली पर प्रभाव, इसमें यूनानी प्रभाव का ज्यादा है। हालांकि गांधार मूर्ति कला शैली भारतीय और यूनानी मिक्स शैली है। ठीक है, तो मूर्ति कला शैली जो है वो दो है। अब है इंडो पर्थियन। इन्हें पहलव कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि ये इससे कोई सवाल आप में नहीं बनता है। शक, हाँ शक, क्योंकि शक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनका एक जो अभिलेख है जिसके बारे में हम लोग खूब चर्चा करते हैं, जूनागढ़ अभिलेख, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शकों का मूल स्थान मध्य एशिया के सरदरिया नदी का तट था। ये वहां से आए थे।
शकों का कबीला उत्तर पश्चिम चीन में निवास करने वाले एक अन्य कबीले यूची द्वारा मूल स्थान से खदेड़ दिया गया। शकों ने इसके बाद बैक्टीरिया पर्थिया पर आक्रमण किया। शक आगे बढ़े और हिंद पर्थियन से उनका संघर्ष हुआ। भारत में शक स्वयं को क्षत्रप कहते थे। शक शासक भारत में दो शाखाओं में, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप में, यानी कि तक्षशिला और मथुरा में, नासिक और उज्जैन में बटे थे। उज्जैन के स्थानीय राजा द्वारा शकों को पराजित करके खदेड़ दिया गया और उसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। उपर्युक्त के पश्चात भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि होने लगी और कम से कम 14 शासकों द्वारा उपाधि ली गई। उज्जैन के शक क्षत्रपों का कष्टन सर्वाधिक प्रसिद्ध था। अभी देखिए, विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय के स्मृति में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया। ध्यान रखिएगा, ये विक्रम संवत है। अभी तक हम लोग 3 संवतों की बात कर चुके हैं। एक हम लोगों ने बात करी है शक संवत की बात करी है, शक संवत की बात करी है, और एक हम लोगों ने गुप्त संवत की बात करी है, और तीसरा ये संवत है, ये है विक्रम संवत। ध्यान रखिएगा, शक संबंध किसने जारी किया था? शक संबंध कनिष्क के कुषाण शासक कनिष्क द्वारा जारी किया गया। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जारी किया गया, और विक्रम संवत जो है विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय के उपलब्धि में जारी किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये संवत आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे ये जो शक संवत है भारत सरकार का राजकीय संवत है। शक वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन होता है। रुद्रदामन के बारे में भी बताएंगे। रुद्रदामन का ही जूनागढ़ अभिलेख है जिससे तमाम सवाल पूछे जाते हैं। रुद्रदामन के सिक्के और जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे, और क्षत्रप से जो श्रेष्ठ होगा वो महाक्षत्रप होगा। रुद्रदामन ने काठियावाड़ में की सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। तो जरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि बताइए, काठियावाड़ में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसने तो पुनर्निर्माण करवाया, इसने तो सुधार करवाया। तो जरा बताइए कौन है, कोई लोग बताइए। काठियावाड़ गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण सिंचाई के लिए किस शासक द्वारा करवाया गया था? ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वेरी गुड आकांक्षा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया। इसको फिर किसने सुधार करवाया? सबसे पहले अशोक द्वारा सुधार करवाया गया। उसके बाद इसमें सुधार किसके द्वारा करवाया गया? रुद्रदामन द्वारा करवाया गया, रुद्रदामन द्वारा। और अभी आएंगे तो एक शासक और है गुप्तों में, उसने भी इसका सुधार करवाया। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये हम लोगों ने बोला था कि जो जूनागढ़ अभिलेख है ये किस भाषा का अभिलेख है? संस्कृत भाषा का अभिलेख है। भारत के पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। रुद्रदामन के काठियावाड़ की सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण इसके द्वारा करवाया गया। 4वीं सदी के अंत में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालवा और काठियावाड़ को जीत लिया और शकों की सत्ता को समाप्त कर दिया। भारत की जनसंख्या में उपलब्ध सिथी द्रविड़ीय अंश शक और भारतीय मिश्रण का परिणाम है। ये जो आज भी देख, रुद्रदामन संस्कृत भाषा और अलंकार शास्त्र का प्रकांड विद्वान था। उसने संस्कृत भाषा के पहले नाटक की रचना की थी। अब आ जाइए कुषाण। कुषाण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुषाण से कल हम लोगों ने पढ़ा था। कुषाण बेसिकली यूची जनजाति के हैं, ये यूची कबीले के हैं। यूची मध्य एशिया की एक ऐसी जनजाति है जो चीन से भागी थी और वहां से फिर भारत आई, मतलब 5 शाखाओं में बटी थी और इसकी एक शाखा भारत आई और जिसे कुषाण कहा गया। कालांतर में कुषाणों ने यूची की शेष शाखाओं पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। भारत में कुषाण वंश का पहला संस्थापक है, कुषाण वंश का संस्थापक है कुजुल कडफिसेस। कल हम लोगों ने चर्चा की थी। यह कुषाण वंश का प्रथम शासक है। इसने अफगानिस्तान और तक्षशिला के आसपास भूभागों कुषाण साम्राज्य की नींव डाली थी। भारत के आंतरिक भाग में कुषाण साम्राज्य को संगठित करने का श्रेय इस वंश के अगले शासक बिम कडफिसेस को जाता है। यानी कि कल हम लोगों ने चर्चा करी थी कि पहला शासक कुजुल कडफिसेस है कुषाण वंश का और दूसरा शासक बिम कडफिसेस है। उसने कश्मीर, पंजाब और सिंध आदि राज्यों पर अधिकार जमाया। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क है, जिसने 78 ईस्वी पर गद्दी पर बैठता है।
और कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में शक संवत प्रतिपादित किया, शक संवत जारी किया। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसे प्रयोग में लाया जाता है, ये खूब पूछा जाता है, एक होमवर्क है। भारत सरकार द्वारा इस संवत को किस वर्ष राजकीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया? ये होमवर्क है, ढूंढ के बताइएगा। कनिष्क द्वारा जारी किया गया शक संवत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष या किस तारीख में राजकीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया? कनिष्क ने अपने राज्य का विस्तार मगध तक किया। कनिष्क के साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया का प्रदेश सम्मिलित थे। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यहाँ एक नए नगर कनिष्कपुर की स्थापना करी। कनिष्क ने कनिष्कपुर की स्थापना की वहां। और यहीं पे बताइए कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कोई रिप्लाई नहीं है। कौन? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? वेरी गुड। नहीं, अशोक, अश्वघोष नहीं, अशोक। वेरी गुड। कनिष्क का सबसे प्रसिद्ध युद्ध चीन के साथ हुआ और अंततः मध्य एशिया के कासगर, यारकंद, खोतान प्रदेशों पर अधिकार करने में सफल हुआ। कनिष्क ने पुरुषपुर, पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। मथुरा कनिष्क की द्वितीय राजधानी थी, यानी कि जो है कनिष्क की दो राजधानियां थी, एक तो पेशावर है और दूसरी है मथुरा। तो पेशावर क्या है? इसे उस समय पुरुषपुर बोला जाता था। ये पुरुषपुर है और ये मथुरा दूसरी राजधानी है। कनिष्क की प्रारंभिक मुद्राओं पर यूनानी देवताओं हेलियोस तथा भया यानी सूर्य और चंद्र के चित्र अंकित थे। वह बौद्ध धर्म में महायान शाखा का अनुयायी था। महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क ने अपने राज कवि और बौद्ध विद्वान अश्वघोष से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। कनिष्क ने अपने शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किसके शासन काल में? कश्मीर जो है कनिष्क के शासन काल में होती। तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के 18 संप्रदायों के विवादों का निपटारा हुआ था। कनिष्क की राज्यसभा में वसुमित्र, अश्वघोष आदि बौद्ध दार्शनिक रहते थे। नागार्जुन जैसे प्रकांड विद्वान और राज्य चिकित्सक चरक भी कनिष्क के दरबार में रहता था। नागार्जुन, चरक इसके दरबार में रहा करते थे। मंथर जैसे बुद्धिमान राजनीतिक कनिष्क का मंत्री और अजेसिलास उसका इंजीनियर था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश ने भारतीय इतिहास में स्वर्ण की सर्वाधिक शुद्धता वाले सिक्के चलाए। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक ने, हिंद यूनानी ने, यानी कि इंडो ग्रीक द्वारा चलाए गए। लेकिन पहले सबसे पहले चलाए गए, यानी कि सबसे पहले सिक्के जारी किए गए। लेकिन सबसे शुद्ध सिक्के ये कुषाणों द्वारा जारी किए गए। ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो सिक्के जारी किए गए वो किसके द्वारा जारी किए गए और शुद्ध सिक्के सबसे ज्यादा। तो यही कहता है कि स्वर्ण की सर्वाधिक शुद्धता वाले सिक्के कुषाणों द्वारा चलाए गए। कनिष्क ने तक्षशिला के पास सिरमुख नामक एक नए नगर की स्थापना करी। तक्षशिला के पास भी एक नया राज्य स्थापित किया। अब एक छोटा सा राजवंश है, कलिंग का, क्योंकि यहां पर इसका एक जो अभिलेख मिलता है उसी से इसकी जानकारी होती है। और ये है खारवेल, कलिंग राज खारवेल। और इसका एक अभिलेख का है जिसका नाम है, देखिए, प्राचीन भारत में गंजाम और पुरी कटक जैसे कुछ हिस्से में उत्तर पश्चिम के कुछ प्रदेशों को मिलाकर कलिंग राज्य विस्तृत था। कभी कभी दक्षिण के तेलुगु भाषी क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाते थे। अशोक के निधन के बाद यह राज्य स्वतंत्र हो गया और चेद वंशी ब्राह्मणों का शासन हुआ। चेद वंश का सर्वाधिक विख्यात शासक खारवेल था।
राजा खारवेल के संबंध की जानकारी उदयगिर के समीप उसके हाथी गुम्फा अभिलेख से होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से होती है। राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, उसे बिच्छुराज भी कहा जाता था। अब जरा ध्यान दीजिए, जो हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में हम लोगों ने बात करी थी वो तिथि क्रम के आधार पर पहला अभिलेख है, यानी कि क्रम जो क्रोनोलॉजी है वो तिथिवार लिखी गई इस अभिलेख में, ऐसा ये पहला अभिलेख है। मौर्योत्तरकालीन संस्कृति, यहां से सवाल आपको बनते हैं, इसको देखिए। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के अनुसार राजगृह में 36 प्रकार के शिल्पी रहा करते थे। मिलिंद पन्हों में 75 व्यवसायों का विवरण है, उनमें से 60 शिल्प से संबंधित थे। इस काल में कुषाणों ने गांधार कला शैली का विकास किया। इस काल में मथुरा मूर्तिकला शैली का केंद्र हुआ करता था। वेनसांग ने कनिष्क के 178 विहारों तथा स्तूपों का उल्लेख किया है। ईसा पूर्व पहली सदी के अंत में मथुरा जैनियों ने एक विशेष कला शैली को जन्म दिया जो मथुरा कला के नाम से प्रसिद्ध है। हमने बताया कि मौर्योत्तर काल में कुषाणों के समय में भारत में मूर्तिकला शैली का विकास होता है, मथुरा मूर्तिकला शैली और गांधार मूर्तिकला शैली। दूसरी सदी में दक्कन में अमरावती का कला का विकास हुआ। मौर्योत्तरकालीन चित्रकला के उदाहरण अजंता की गुफा नंबर 10 और 9-10 में मिलती है। अजंता की गुफा संख्या 9 में 16 उपासकों को स्तूप की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। ये सब आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कुषाणकालीन साहित्य। अश्वघोष का ग्रंथ है बुद्धचरित, संस्कृत भाषा में लिखा गया, तथा सूत्रालंकार। अश्वघोष के 2 ग्रंथ हैं, एक है बुद्धचरित, दूसरा सूत्रालंकार। बुद्धचरित को बौद्ध धर्म का महाकाव्य, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्धिज्म कहा जाता है। इस काल में अश्वघोष द्वारा रचित काव्य ग्रंथ सौंदरानंद अत्यधिक प्रसिद्ध है। अश्वघोष ने 9 अंकों वाले प्रसिद्ध नाटक सारपुत्र प्रकरण की भी रचना की। सारपुत्र प्रकरण की भी अश्वघोष द्वारा रचना की गई। कनिष्क के काल में एक और प्रसिद्ध विद्वान जो है नागार्जुन था, जिसने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। नागार्जुन के शून्यवाद ने नागार्जुन का जो शून्यवाद ने शंकराचार्य के मायावाद को प्रभावित किया। नागार्जुन ने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र, नागार्जुन का ग्रंथ है माध्यमिक सूत्र में सृष्टि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी प्रस्तुत किया है। नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन ही इसीलिए आइंस्टीन कहा जाता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इनकी जो है थ्योरी थी। वत्समित्र कनिष्क की राजसभा का एक प्रसिद्ध विद्वान था। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पर महाविभाषा शास्त्र नामक नाटक लिखा था। तो वत्समित्र का ग्रंथ है महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। कनिष्क के राजवैद्य चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। यह आयुर्वेदिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है गुप्त काल। गुप्तों के अनुसार, पुराणों के अनुसार गुप्तों का उदय प्रयाग और साकेत के बीच कौशाम्बी में हुआ। गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 3री सदी में हुई। श्रीगुप्त इस वंश का पहला शासक था, यानी कि हमने आपको बताया था गुप्त हम लोग कर चुके हैं। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, और ये कब आया था 319-20 में। और इसी समय इसने क्या जारी किया था, गुप्त संवत। ठीक, श्रीगुप्त पहला शासक है। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त पहली पुत्री पूना ताम्रपत्र में अभिलेख श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक बताया गया है। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच दूसरा है। प्रभावती गुप्ता के 2 अभिलेखों में घटोत्कच को प्रथम गुप्त राजा बताया गया है। इस वंश का तीसरा और प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट है, जो 320 में शासक बना। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। कुमार देवी को राज्याधिकरणी शासिका होने के कारण महादेवी कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की जाती है। माना जाता है कि दिसंबर 318
अथवा फरवरी 320 में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। यानी कि गुप्त संवत की शुरुआत 319-320 ईस्वी से मानी जाती है। वायु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम का शासन अनुगंगा, प्रयाग, साकेत, मगध पर था। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति, एरण के अभिलेख और रिथपुर दान शासन अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सबसे योग्य पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। समुद्रगुप्त की ही वो प्रयाग प्रशस्ति है, हरिसेन ने लिखी थी। देखिए समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। उसने आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया था और दक्षिण के 12 राजाओं को हराया था। कल हमने आपको बताया था कि आर्यावर्त के राजाओं को हराने के लिए उसने जिस पॉलिसी का जो प्रयोग किया था वो था प्रस्फोधरण, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अपने राज्य में मिला लेना। तो इस पॉलिसी पर इसने 9 राज्यों को पराजित किया था। इसके बाद दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था। उसके लिए जो पॉलिसी अपनाई थी वो थी ग्रहण मोक्षानुग्रह। ये 12 राज्य थे दक्षिण के और इनको जीत के अपनी अधीनता मनवा के छोड़ दिया था। तो 12 नरेशों को प्राचीन भारत में दक्षिण पथ के 12 राजाओं को हराया और दूसरे अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। पहला अखिल भारतीय साम्राज्य कौन था? मौर्य। समुद्रगुप्त इतिहास में एशियन नेपोलियन और 100 युद्धों का नायक कहा जाता है, यानी कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रभावती गुप्ता के पूना अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने 1 से अधिक अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ में दान देने के लिए समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्के ढलवाए थे, उन पर अश्वमेध पराक्रम उत्कीर्ण करवाया था। यानी कि वो अश्वमेध यज्ञ करने के टाइम में उसने सोने के सिक्के बनवा के दान किए थे। समुद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे उसे संगीत प्रेमी होने का जो है पता चलता है। सिंघल द्वीप का शासक मेघवर्ण समुद्रगुप्त का समकालीन था। उसने बोध गया में एक बौद्ध विहार के निर्माण की इजाजत मांगी थी समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त ने मेघवर्ण को अनुमति दे दी और बोध गया में महाबोधि संघाराम नामक एक बौद्ध विहार निर्मित कराया गया था। समुद्रगुप्त ने दम्भगक गरुण मूर्ति से अंकित मुद्रा अंकित करवाई थी, जिसमें ये जो गरुण वाहन है भगवान विष्णु का है, तो भगवान विष्णु में इसकी आस्था प्रदर्शित होती है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है कि उसने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त का दरबारी क्या था? हरिसेन था। उसने इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख की रचना की, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इस समय जो तमाम इसके दरबारी थे, इसमें जो ग्रंथ लिखे गए वो नाट्य दर्पण रामचंद्र द्वारा लिखा गया, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त द्वारा लिखा गया, हर्षचरित वाण भट्ट द्वारा लिखा गया, काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा लिखा गया। ये इस समय इसके दरबार में रहा करते थे। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष ने शक संवत में संजन ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूर्व एक और गुप्त शासक रामगुप्त हुआ। कहने का मतलब है चंद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त एक कमजोर शासक पता चलता है कि मध्य में था, लेकिन बहुत ज्यादा इसकी ऐतिहासिकता नहीं है। समुद्रगुप्त वंश के 61 गुप्त संवत 61 के मथुरा स्तंभलेख से कहा गया है कि गुप्त संवत 61 वर्ष या 380 में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का 5वां वर्ष था। ये इसके तिथि के लिए है। उपरोक्त तथ्य के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय के सिंहासन रोहण की तिथि बताई गई है। सम्राट बनने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था। गुप्त काल में ही भारत के गणतंत्रों का अस्तित्व समाप्त हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अवंत के अंतिम शासक शक क्षत्रप का नाश किया। गुप्त शासक
चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ किया और महाराजाधिराज श्री विक्रम सकार की उपाधि धारण की। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम बताते चलेंगे, बाकी हम सरसरी तौर से रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था, जिसका वाहन गरुड़ गुप्त साम्राज्य का राज चिन्ह था। गरुड़ जो है गुप्त साम्राज्य का राज चिन्ह था। गुप्त सम्राट परम भागवत कहलाते थे, उपाधि लेते थे परम भागवत। ये दिखाता है कि वो विष्णु के भक्त हुआ करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय एक धर्म सहिष्णु शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीनी यात्री भारत फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय, और ह्वेनसांग आया था सम्राट हर्ष के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमारगुप्त फर्स्ट है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने वीरता और साहस के साथ हूणों के आक्रमण को से गुप्त साम्राज्य को बचाया था, और यही स्कंदगुप्त है जो गिरनार पर्वत पर बनी सुदर्शन झील का फिर पुनर्निर्माण करवाता है। तो ध्यान दीजिएगा, गिरनार पर्वत पर बनी सुदर्शन झील से जुड़े हुए शासक कौन कौन से हैं? सुदर्शन झील से जुड़े हुए कौन कौन से शासक हैं? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य जो बनवाता है, फिर अशोक इसको सही कराता है, फिर रुद्रदामन सही कराता है, और फिर स्कंदगुप्त। 4 शासक इससे जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। सुदर्शन झील ये गुजरात के गिरनार पर्वत पर है, ठीक है। अब जरा देख लीजिए संस्कृति के बारे में, यहां से सवाल पूछा जाता है। फाहियान का जैसे इस समय जो पता चलता है इसके बारे में, तो फाहियान के विवरण से, अभिलेख और सिक्कों से, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से, कालिदास की ग्रंथावली से, कामंदक के नीतिसार से इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। गुप्तकालीन साहित्य, मृक्षकटिकम शूद्रक, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त, किरात अर्जुनीयम 12वीं, रावण बध भट्टी, स्वप्न वासव दत्ता, चारु दत्त, उर्भंग, करभणा, पंचरात्रि भास, और तमाम ये किताबें हैं कालिदास द्वारा लिखी। कुमार संभव, विज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, ऋतु संगार, ये सब इसी के काल के। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अभिधर्म कोश, अभिधम्य कोश वसुबंधु, प्राण समुच्चय दिग्नाथ, सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण, 10 पदार्थ शास्त्र चंद्र, अमर कोश अमर सिंह, न्यास जितेंद्र बुद्धि, शिषपाल वध माघ, ये किताबें हैं, इंपॉर्टेंट है। साहित्य ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ही ले सकते हो। अब देखिए साइंस में, देखिए गणित के क्षेत्र में नवीन सिद्धांतों का विकास हुआ। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के कारण ग्रहण लगता है, ये आर्यभट्ट ने बताया था। और इसी काल में आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की, जो नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, उन्होंने गणित के ग्रंथ आर्यभट्टी की रचना भी की, यानी कि आर्यभट्ट के 2 पुस्तकें हैं, आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टी। ब्रह्मगुप्त इस काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ था, उसने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने खगोलीय समस्याओं के लिए बीजगणित का प्रयोग प्रारंभ किया। बाराहमिहिर गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, उसने वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की।
वृहत संहिता में नक्षत्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल से संबंधित है। आर्यभट्ट के ग्रंथ भास्कर ने इसी काल आर्यभट्ट के ग्रंथ भास्कर पर इसी काल में टीका लिखी गई। भास्कर, महाभास्कर, लघु भास्कर और भाष्य के रूप में। चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग संग्रह की रचना बाघभट्ट द्वारा की गई। आयुर्वेद का एक अन्य ग्रंथ नवनीतकम की रचना भी इसी काल में हुई। पालकाप्य नामक पशु चिकित्सक ने हाथियों के रोगों से संबंधित चिकित्सा हेतु हस्तार्थ युर्वेद, ये ध्यान रखिएगा, नाम है पालकाप्य, ये ग्रंथ है और ये ग्रंथ के संबंधित है हस्त्यायुर्वेद। ये हाथियों के रोग पर आधारित ग्रंथ है। और राइटर हैं पालकाप्य। प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। नागार्जुन इस काल का प्रसिद्ध चिकित्सक था जिसने रस चिकित्सा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। देखिए ये बुक है जो आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नागार्जुन ने सिद्ध किया सोना, चांदी, लोहा और तांबा आदि खनिजों से रोग निवारण की शक्ति होती है। धातु विज्ञान भी तरक्की इसी काल में होती है। लौह स्तंभ के बारे में देखिए, दिल्ली में एक लौह स्तंभ स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है। वो खुला हुआ है, ओपन एरिया में है, तभी भी आज तक जंग नहीं लगी है। तो ये इस काल की उपलब्धि मानी जाती है। बाकी तो ये समरी है गुप्त काल की, जिसको हम लोग कर चुके हैं। हाँ, कल हम लोग ने कुशीभूत वंश स्टार्ट किया था कि नहीं स्टार्ट किया था? शायद नहीं स्टार्ट किया था। इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, वर्धन वंश भी कहा है। गुप्त काल के बाद सबसे महत्वपूर्ण वंश यही है, इसको समझिए। इसी वंश का शासक है हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन से ही सवाल कुछ पूछे जाते हैं। तो बेसिकली पुष्यभूत वंश जो है, ये अगर इसको आप देखेंगे तो ये थानेश्वर का है। इस वंश का जो केंद्र है वो है थानेश्वर, और जो थानेश्वर है वो कहाँ है? पंजाब में। यहां पर ये वंश था, लेकिन इस वंश की राजकुमारी का विवाह यहां पर हुआ था। तो यहां पर जो इसका विवाह हुआ था, तो इसके पति को असम के शासक ने आक्रमण करके मार दिया था। इसलिए इसको बचाने के लिए यहां से हर्षवर्धन आता है और बाद में यहीं रह जाता है। ये बेसिकली क्या है? कन्नौज है। अभी देखिए आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए, गुप्त वंश के पतन के पश्चात पुष्यभूत ने थानेश्वर में एक नई राजवंश की स्थापना की, जिसे पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश कहा जाता है। पुष्यभूत वंश के लोग शिव के उपासक थे। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है। हर्षवर्धन के लेखों में उसे केवल हर्षवर्धन से पहले 4 पूर्वज उसके पता चलता है: नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। थानेश्वर राज्य के 3 आरंभिक शासक मामूली सरदार थे। चौथे शासक प्रभाकर वर्धन को इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है। यानी कि यहां से हम लोग प्रभाकर वर्धन से इस वंश को हम मान सकते हैं। प्रथम 3 शासकों में मात्र महाराज की उपाधि धारण करी, जबकि प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की।
प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह राजश्री का परिणय ग्रहवर्मन से किया था, यानी कि इसने अपनी बेटी राजश्री का विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से किया था। और ये कहां थे? ये कन्नौज में थे। जरा ध्यान दीजिए तब समझ पाएंगे। देवगुप्त यानी कि मालवा का शासक, शशांक गौड़ का शासक, यही शशांक है जिसने ग्रहवर्मन की हत्या की थी, ने मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। प्रभाकर वर्धन के उत्तराधिकारी राज्यवर्धन की भी शशांक द्वारा हत्या कर दी गई। अभी देखेंगे आगे। तो ये हर्षवर्धन है। अभी मेन आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के साथ ही हर्षवर्धन के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, अपनी बहन राजश्री को ढूंढना तथा अपने भाई और बहनों की हत्या का बदला लेना। यानी कि सबसे पहले उसने अपनी बहन को एक बौद्ध भिक्षु मित्र दिवाकर मित्र की मदद से उसे ढूंढा। वह जब वो मिली तो वो सती होने जा रही थी। मैंने आपको बताया कि जब ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई कन्नौज में, तो उसकी पत्नी राजश्री सती होने के लिए जंगलों की तरफ चली गई। और जब जंगलों की तरफ गई तो इसी समय थानेश्वर से हर्षवर्धन आता है इसे बचाने के लिए, और पता चलता है कि जंगलों की तरफ गई तो वो जाके जंगल में इसे बचाता है। तो वो सती होने जा रही थी तो उसे रोक दिया, बचा लिया। इसके पश्चात उसने शशांक से बदला लेने की बात सोची। इसकी खबर लगते ही शशांक भाग गया, परंतु हर्ष ने उसे बंगाल में हराया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। यानी शशांक जहां से आया था उधर ही भाग गया, तो फिर हर्ष ने बंगाल पर भी कब्जा कर लिया। हर्ष के विजय अभियान को चालुक्य शासक बादामी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। अभी आपको बताते हैं कि हर्ष, देखिए ध्यान दीजिए, इस तरीके से भारत है तो यहां पर कन्नौज है, यहां पर थानेश्वर है, ये कन्नौज है और ये बंगाल है। बंगाल का मतलब इस समय असम और बंगाल सब एक ही है। यहां का शासक है शशांक और यहां का शासक है ग्रहवर्मा, और ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है शशांक, तब ये यहां से इसको बचाने आता है। दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण भारत में यहां पर चालुक्य होते हैं, चालुक्य शासक। और चालुक्य जब ये इधर तो जीत लेता है हर्षवर्धन, लेकिन जब इधर जीतने आता है तो चालुक्य शासक और हर्षवर्धन के बीच में एक युद्ध होता है और इस युद्ध में हर्षवर्धन पराजित हो जाता है। इस पराजय का उल्लेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी रविकीर्ति द्वारा की गई है। रविकीर्त ने जो है, इसका पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी है, उसने एक प्रशस्ति लिखी और उसमें बताया कि उसने हर्षवर्धन को पराजित किया। देखिए, उसने पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा नदी पर पराजित किया। प्रारंभ में हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, बाद में उसने कन्नौज राजधानी स्थानांतरित किया। हर्षवर्धन की रचना हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाले बाणभट्ट द्वारा की गई। हर्षवर्धन स्वयं एक बड़ा साहित्यकार था। उसने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ लिखी। इसी को हम लोग आसानी से याद करते हैं, किस नाम से? पीएनआर के। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों का रचना की। वो शैव धर्म को मानता था। हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्षवर्धन को जो है उसने शीलादित्य कहा है। हर्षवर्धन उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट था। उसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। एहोल प्रशस्ति इसकी है पुलकेशिन द्वितीय की। में 630 में हर्ष को ताप्ती नदी के किनारे बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। एहोल प्रशस्ति किसने लिखी थी? रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति कौन है? जो है पुलकेशिन द्वितीय का क्या है? दरबारी है। और इसने बताया है कि इसने किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन को। यानी कि दक्षिण भारत में हर्षवर्धन के
विस्तार को रोका गया था। हर्षवर्धन काफी धार्मिक प्रवृत्ति का था, प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। हर्षवर्धन 443 में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन करता है। प्रयाग में आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा गया था। हर्षवर्धन के काल में अधिकारियों कर्मचारियों को नगद वेतन के बदले भूदंड देने के प्रथा पर जोर दिया गया। इस कारण इस युग में सामंतवाद बहुत तेजी से बढ़ गया। हर्षवर्धन के काल में सामंतवाद के अत्यधिक प्रचलन के कारण गुप्त काल के मुकाबले प्रशासन विकेंद्रीकृत हो गया। हर्षवर्धन काल में राजस्व के स्रोत के संदर्भ में 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, भाग, हिरण्य और बलि। भाग एक भूमि कर था जो उपज का 1/4 हिस्सा लिया, हिरण्य नगद रूप में लिया जाता था, बलि एक प्रकार का उपहार था। वेन्सांग के अनुसार हर्ष की सेना में करीब 500 हाथी, 2000 घुड़सवार और 5000 पैदल सैनिक थे। हर्षवर्धन ने 441 में अपना एक दूत चीनी सम्राट के दरबार में भेजा था और चीनी सम्राट ने भी अपना दूत मंडल हर्ष के दरबार में भेजा था और इसकी मृत्यु हो जाती है 347 में। तो कहने का मतलब है, अगर आप वर्धन वंश पढ़ते हैं तो वर्धन वंश में सिर्फ आपको उसको पढ़ना है, हर्षवर्धन को पढ़ना है। और हर्षवर्धन में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? हर्षवर्धन में इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी राजधानी पहले क्या थी? पहले थानेश्वर थी और बाद में इसने राजधानी क्या बनाया? कन्नौज बनाया और कन्नौज में रह के इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये बौद्ध धर्म को मानता था और कन्नौज में इसने कन्नौज साम्राज्य का विस्तार करते हुए दक्षिण भारत में भी अटैक किया, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित हुआ, जिसका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबारी रविकीर्त द्वारा ऐहोल अभिलेख में किया गया है। ये स्वयं जो है विद्वान था। इसने 3 पुस्तकें लिखी, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नामक किताबें लिखी। हर्षचरित का लेखक बाण भट्ट इसका दरबारी था, ये भी पूछा जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसके दरबार में चीनी यात्री हुएनसांग आया था और हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा ली थी। ठीक है, अब आ जाइए दक्षिण भारत में जो है 1-2 वंश हैं जिनके बारे में खाली जान लीजिए आप। दक्षिण भारत में एक पल्लव वंश है और क्योंकि पल्लव आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ये सातवाहन के बाद भारत के होते हैं, मतलब पल्लव वंश का जो है कि साउथ में है, इंपॉर्टेंट है नहीं आप लोग के लिए, इसलिए ज्यादा जरूरी है, मैं नहीं समझ रहा हूं कि आपको ये सब करवाया जाए। बस एक चीज, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इन वंश के शासकों द्वारा कराया गया। कैलाशनाथ मंदिर का इसी वंश के शासकों में जो शासक है उसी के दरबार में रहता था दंडी स्वामी, जिसने 10 कमार चरित नामक ग्रंथ की रचना की। ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैलाशनाथ मंदिर का जो है यही आपको याद रखना, पल्लव बनवाया था। और दक्षिण भारत का एक राष्ट्रकूट वंश है, संस्थापक है दंती दुर्ग। जो इंपॉर्टेंट होता जाएगा हम बताते जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एलोरा में जो है गुफा मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था कृष्ण प्रथम द्वारा। ये पूछा जाता है, कैलाशनाथ मंदिर जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट द्वारा करवाया गया। आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य, ये इसी राष्ट्रकूट वंश के दरबारी हुआ करते थे। एलोरा की गुफाएं भी इन्हीं शासकों द्वारा बनवाई गई। चालुक्य वंश देखिए, चालुक्य वंश ये भी दक्षिण भारत का वंश है। तो इसमें चालुक्य में 3 शाखाएं हैं, वादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। तो इसमें आपको क्या करना है, 1-2 शासक हैं जो इनको पढ़ना है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बेसिकली ज्यादा पढ़ना है क्योंकि वहीं से सवाल बनते हैं। ये है पुलकेशिन द्वितीय
जिसने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। और ये इसकी एक अभिलेख है, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख। और ये एहोल अभिलेख का लेखक कौन है? रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख में बताया है कि जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये साउथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वंश नहीं माना जाता है। हाँ बताइए। कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण फर्स्ट। हाँ, पल्लव शासक। हाँ अच्छा, दो मंदिर है ना, एक कैलाश मंदिर का नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था, नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। एक ये वंश है, इसको आप देख सकते हैं, ये यादव वंश है। ये वास्तव में देवगिरी का वंश है, देवगिरी। और इस देवगिरी को बोला जाता है दौलताबाद। ये वास्तव में अभी जब मध्यकाल स्टार्ट होगा तो यहाँ का एक शासक है जो इंपॉर्टेंट है, वो है रामचंद्र यादव। और इसी को जो है अलाउद्दीन खिलजी पराजित करता है। तो ये हम लोग बाद में भी करेंगे, उसी के समय पे करेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वंश नहीं है, नहीं तो हम आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम करा देंगे। राजपूत वंश में देख लीजिए क्या है, राजपूत काल है, इसमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, साहित्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राचीन ग्रंथ कुमारपाल चरित्र और वर्ण रत्नाकर से राजपूत वंशों की कुल 36 कुलों का उल्लेख मिलता है। राज तरंगिणी में भी 36 कुलों का उल्लेख मिलता है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में तमाम विवाद है। इसमें जो है एक सबसे बड़ा जो राजपूतों को उत्पत्ति का जो है अग्निकुल का सिद्धांत है, अग्निकुल का सिद्धांत। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसमें चार राजपूत का उदय हुआ था, चौहान, चालुक्य, पाल और प्रतिहार। ये चार वंशों का उदय हुआ। बाद में बताया गया कि इसी से धीरे धीरे ये वंश आगे बढ़ा, तो इसे चाचा पापा कहते हैं, चाचा पापा, यानी कि चौहान, चालुक्य और पाल और प्रतिहार। हाँ, बस खाली क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके समय में जो साहित्य लिखा गया वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे राजशेखर इसी काल का है। राजशेखर ने क्या लिखा? कबीर मंजरी, काव्य मीमांसा, विठल साला भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास, ये सब राजशेखर की पुस्तकें हैं। इसी समय गहड़वाल वंश है। गहड़वाल वंश के बारे में अभी आप जानेंगे, क्योंकि यही एक गहड़वाल वंश का जो अंतिम शासक होता है, तो वो क्या करता है, उस गहड़वाल वंश का जो अंतिम शासक होता है वो उसको जो है वो मदद नहीं करता है, किसकी? पृथ्वीराज तृतीय की। और इस वजह से मोहम्मद गौरी उसे पराजित कर देता है और बाद में इसको भी चंदावर के युद्ध में पराजित किया जाता है। तो ये कन्नौज में गहरवाल वंश है। ये जयचंद, और इसकी पुत्री का नाम संयोगिता था। ये अभी जब हम लोग मध्यकाल पढ़ेंगे तो आएगा, जब इसने पृथ्वीराज चौहान को मदद नहीं करी थी। बाद में ये सोचा था कि हमारे ऊपर आक्रमण नहीं होगा, लेकिन बाद में 1194 में इसको भी जो है पराजित कर दिया जाता है।
तो कहने का मतलब है अब है चौहान वंश। ये आमेर के आसपास, अजमेर के आसपास का वंश है। एक अभिलेख मिलता है इस वंश का, बिजौलिया शिलालेख। इससे पता चलता है कि इनका जो है वंश की शुरुआत कहां से हुई। इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है वो पृथ्वीराज तृतीय है, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। इसका राज्य कवि चंद्रबरदाई था, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था। 1100 के 1191 में वो तराइन का युद्ध होता है, जिसमें इसे पराजित कर, पहले ये पराजित करता है मोहम्मद गोरी को, और बाद में ये खुद दूसरे युद्ध में पराजित हो जाता है। परमार वंश है, श्रीहर्ष इसका पहला शासक माना जाता है। परमार वंश इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनकी जो राजधानी है मध्य प्रदेश में धार नगरी है। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है भोज। ये साहित्य के मामले में बहुत ज्यादा आगे थे। भोज को ने कविराज की उपाधि धारण की थी, और इन्होंने धार नगरी में एक सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज के मरने पर विद्वानों ने कहा था कि धार नगरी जो है वो निराश्रित हो गई। इसके बाद तोमर वंश आता है। तमाम जो है, हाँ बस चंदेल वंश। चंदेल वंश का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है खजुराहो। खजुराहो में जो है ये तमाम मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। इसमें इसके अलावा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ ये मध्यकाल में इनका कोई ना कोई जिक्र आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। फिर से चालू किया जाता है। हाँ, ये खाली आप देख लीजिए, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष को पहले समझा देते हैं, फिर आप समझ पाएंगे। भारत में सबसे लंबा युद्ध चलने वाला ऐतिहासिक युद्ध है, तो देखिए क्या है, कन्नौज यहां पर है, प्रतिहार वंश यहां पे है, पाल वंश यहां पे है, राष्ट्रकूट वंश यहां पे है। ये तीनों वंश कब्जा करना चाहते हैं कन्नौज पर। तो इस युद्ध, इसमें तीनों मिलकर 200 साल तक लड़ाई करते हैं। अंतिम रूप से प्रतिहार सफल होते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले प्रतिहार इस पर अटैक करते हैं, और यहां पर एक क्षेत्रीय शासक है आयुध वंश का, उसे हराते हैं। और जब हराते इस पर कब्जा कर लेते हैं तो पाल शासक आक्रमण करते हैं। तो पाल और प्रतिहार का युद्ध होता है। पाल शासक हार जाता है और ये कब्जा कर लेता है, तब ये यहां से आते हैं और प्रतिहारों को हरा देता है, और फिर प्रतिहार हार जाते हैं, फिर ये वापस चला आता है और फिर आयुध वंश के शासकों को सत्ता दे आता है, और फिर ये जो है युद्ध चलता है 200 वर्षों तक। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। तो आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये किन वंशों के बीच में हुआ है? तो पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश के बीच में कन्नौज पर सत्ता पर कब्जा करने के लिए हुआ है। थोड़ा सा देख लीजिए। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद 3 प्रमुख शक्तियां पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों का उदय हुआ, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में लंबे समय तक शासन किया। कन्नौज पर प्रभुत्व के सवाल पर तीनों राजवंशों के बीच 8वीं सदी के पूर्वार्ध में एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जो 200 वर्षों तक चला। कन्नौज गंगा व्यापार मार्ग पर स्थित था। ये रेशम मार्ग से जुड़ा था। कन्नौज रणनीतिक और व्यावसायिक रूप से प्रसिद्ध महत्वपूर्ण स्थान था। कन्नौज उत्तर भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी भी था। यशोवर्मन ने कन्नौज में 370 ईस्वी के आसपास साम्राज्य स्थापित किया था। वह वज्रायुध, इंद्रायुध और चक्रायुध के नाम से 3 राजाओं का अनुयायी
बना जिन्होंने कन्नौज पर शुरुआत में शासन किया। दुर्भाग्य से ये शासक कमजोर साबित हुए और कन्नौज की विशाल आर्थिक सामरिक क्षमता का लाभ लेने के लिए कन्नौज के शासक भीनमल के गुर्जर प्रतिहार वंश के बंगाल के पाल और मान्यखेड़ के राष्ट्रकूटों के मध्य युद्ध हुआ। कहने का मतलब इस संघर्ष में भाग लेने वाले पहले शासक प्रतिहार नरेश वत्सराज, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और पाल शासक धर्मपाल थे। यह संघर्ष प्रतिहार शासक द्वारा बंगाल विजय करने और राष्ट्रकूट शासक से घिरने के साथ आरंभ हुआ। अंततः इस संघर्ष में प्रतिहार वंश विजयी रहा। प्रतिहारों की ओर से मिहिर भोज, राष्ट्रकूटों की ओर से कृष्ण तृतीय और पालों की ओर से नारायण पाल त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतिम चरण में शामिल हुए। प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने कृष्ण तृतीय और नारायण पाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक, ये आपका मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल का इतिहास है। पूर्व मध्यकाल के इतिहास के बाद अब स्टार्ट होगा मध्यकाल, यानी कि मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास 1206 ईस्वी से शुरू होता है, लेकिन इससे पहले विदेशी आक्रमण यानी कि अरबों और तुर्कों का आक्रमण देखेंगे, जिसमें महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी 2 आक्रमण हैं और इनसे क्या जुड़ी हुई कितनी महत्वपूर्ण चीजें इनको हम लोग करते हैं। तो एक बार रिवीजन का सेक्शन भी रखिए। रिवीजन प्राचीन काल हो गया है और प्राचीन काल में शुरुआत से लेके हड़प्पा आपको क्या क्या करना है, रिवीजन करना है। हम सोच रहे हैं एक टेस्ट कंडक्ट करा ले प्राचीन का। हड़प्पा, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, जैन और बौद्ध धर्म। जैन बौद्ध धर्म के बाद में हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। और गुप्त वंश के बाद ये छुटमुट जो राजवंश है, साहित्य जो इनमें इंपॉर्टेंट है। ये इतनी चीजें हो गई, इतनी चीजों में आपको बहुत सारी चीजें आपको रटनी है और याद करनी है। अभी जो है थोड़ा सा लिखने वाला भी कर लीजिए। और ये बताइए टेस्ट कैसे होगा, आप लोग टेस्ट कल करवा दें टेस्ट? कुछ बताइए भाई, टेस्ट वेस्ट के बारे में आप लोग बोलते नहीं हैं। टेस्ट नहीं हो रहा है तो बहुत दिक्कत है। अच्छा, तो आज दे दें, आपको भेज दें? ठीक है, उसको कर भी लीजिएगा। और जैसे क्वेश्चनर तो आपको भेज ही देंगे, बाद में ऐसा भेजेंगे जिसमें आपके पास आंसर नहीं हो, तो फिर आप करके बताइए। ठीक है, तो जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है वो कल स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि मध्यकालीन इतिहास में जो पहला आक्रमण है वो हम लोग कर लेते हैं। तो पहला लिखिए मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम। 2-3 पॉइंट है इसमें लिखना है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं, तो लिख लीजिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण। क्योंकि आज ऑफलाइन में कोई है नहीं, तो इसलिए आप बताते रहिएगा कि छूट रहा है नहीं छूट रहा है। तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण होता है 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम का पहला भारत पर मुस्लिम आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम, ये अरबी आक्रमण है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम, ये भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण होता है 712 ईस्वी में। और इस समय आक्रमण ये करता है भारत के सिंध प्रांत पर। और सिंध प्रांत का जो शासक है वो है दाहिर। यानी कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का होता है, भारत के सिंध प्रांत पर होता है और सिंध प्रांत का शासक है दाहिर। इस आक्रमण की जानकारी
चचनामा पुस्तक से मिलती है। चचनामा पुस्तक से मिलती है। या इस पुस्तक का मूल रूप से लेखक नहीं पता है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन अल कूफी द्वारा किया गया था। अल कूफी, हालांकि अब यही लिख के आता है कि अल कूफी की ही रचना है यह, चचनामा के द्वारा किया गया है। इसका जो है लेखक अल कूफी था। अब ये आक्रमण है, इससे भारत में क्या प्रभाव पड़ा? भारत में प्रभाव ये पड़ा कि जिस प्रांत में ये आया, भारत के सिंध प्रांत में आया था, ये सिंध प्रांत है भारत का, भारत के सिंध प्रांत में आया, तो यहां पर इसने तमाम अरबी चीजों का प्रचलन करवाया। तो पहली बार भारत और अरबी कल्चर एक दूसरे से परिचित होते हैं। तो इस कल्चर में यहां पर जो है अरबी सिक्के चलाए जाते हैं। पहली बार भारत में अरबी सिक्के चलाए गए। खजूर की खेती होना प्रारंभ हुई। खजूर की खेती होना प्रारंभ हुई। इसने सिंध और मुल्तान को जीत लिया। भारत पर दूसरा आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा किया जाता है। उसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए। उसके आक्रमण का मुख्य केंद्र बिंदु सोमनाथ का मंदिर था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उसके साथ अलबरूनी आया। अलबरूनी आया जिसने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी। ये पूछा जाता है महमूद गजनवी किसके साथ आया था? तीसरा आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी था। तीसरा आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी था। जिसने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी को गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय ने पराजित किया। 1175 में मूलराज द्वितीय ने पराजित किया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। किंतु अगले ही साल पृथ्वीराज से जिसमें पराजित हुआ था, उस युद्ध का नाम था तराइन का पहला युद्ध। 1191 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और भारत की सत्ता पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद गोरी के सेनापति मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत पर आक्रमण करके नालंदा
और विक्रमशिला जैसे शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर दिया। मोहम्मद गौरी ने भारत में लक्ष्मी की आकृति के सिक्के जारी किए। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी, ये कभी पूछ लिया जाएगा तो आपके दिमाग में ही नहीं जाएगा कि लक्ष्मी के सिक्के कैसे जारी कर सकता है। बारह सौ छह में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उसका उत्तराधिकारी बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका उत्तराधिकारी बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो अगला जो है आपका टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत। अभी फिलहाल तो हम लोग बात करेंगे कि जो अभी तक पढ़ा गया है या कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे।